हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? क्या हाल? सब बढ़िया, सब चंगा। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बहुत ही बेसिक बातें देखी थी लॉ की। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था हमारा बहुत बेसिक पार्ट, दैट इज व्हाट इज लॉ, कितने टाइप्स हैं लॉ के, कैसे लॉ बनाया जाता है, कैसे हमारे ऊपर एप्लीकेबिलिटी होती है। और हमने स्टार्ट किया था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 है, दैट कवर्स अराउंड 25 मार्क्स, जिसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, या कैसे, कब बनाया गया, कब लाया गया, किसने बनाया, कहाँ एप्लीकेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। चलिए बच्चों, एक बार लास्ट क्लास का क्विक रिवीजन, बिकॉज रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लास्ट क्लास में हमने किया है, क्योंकि उसके बाद ही हम उसको आगे लेकर चलेंगे। तो एक बार बिल्कुल अच्छे से लास्ट क्लास का क्विकली रिवीजन आप अच्छे से सुनेंगे और उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने बच्चों सबसे पहले देखा कि लॉ है क्या। तो लॉ का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर प्रिंसिपल्स जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं हम सिटीजन्स के लिए, सो दैट वो हमारी एक्टिविटी पे कंट्रोल कर सके और हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, इसीलिए बनाए हैं। वैसे तो इसके जो लॉ है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, देयर आर एन नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट बिकॉज क्योंकि हम ये सारे एक साथ कवर नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ दो। कौन कौन से? सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू क्रिमिनल, एंड क्रिमिनल इज द पर्सन हु डज क्राइम। और क्राइम क्या है? बहुत सीरियस नेचर की एक्टिविटी जिससे कि लोगों को नुकसान पहुंचता है। मैं कल मर्डर करके आई थी, तो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं एक क्रिमिनल हूँ, तो मेरे लिए जो रूल्स और रेगुलेशन होंगे दैट कवर्स अंडर क्रिमिनल लॉ। अगर लेस सीरियस नेचर एक्टिविटी की बात करें, क्योंकि तो वेरी सीरियस नेचर एक्टिविटी है, अगर हम लेस सीरियस नेचर एक्टिविटी की बात करें तो दैट कवर्स अंडर सिविल लॉ। और सिविल लॉ के दो पार्ट्स हैं, बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ। तो अगर मैंने आपसे पैसे उधार लिए थे, आपको टाइम पे वापस नहीं किया, दैट कवर्स अंडर सिविल लॉ। इसके दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से? बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ। कंपनी लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि कंपनी को चलाता है, बिजनेस लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि बिजनेस को चलाता है। अब ये दोनों हमारे सिलेबस में है। कंपनी लॉ से रिलेटेड रूल रेगुलेशन दिए गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, और बिजनेस लॉ से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं काफी सारे एक्ट में, लेकिन हमें कितने कवर करने हैं? 4। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड LLP एक्ट, ये हमारे सिलेबस में है। तो ये 4 + 1 5 एक्ट हमारे सिलेबस में, जो कि कवर करता है हमारा 60 मार्क्स। इसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो एक्ट है, हमने बोला ये एक्ट वो एक्ट, ये एक्ट बनाया कैसे जाता है, कैसे हमारे ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो बच्चों इसके लिए हमने क्या पढ़ा था? इसके लिए हमने पढ़ा था कि ये जो बिल पहले मिनिस्ट्री ने प्रिपेयर कर दिया, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस तैयार कर दिए, वो बुक हमें, रूल बुक हमें पकड़ा दी। फिर हम गए पार्लियामेंट हाउस में, जिसके 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। पहले लोकसभा के पास जाकर हमने उसको पास करवाया। लोकसभा चाहे तो उसको मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसके बाद भी वो उसको पास कर सकता है। और उसके बाद हम जाएंगे राज्यसभा के पास, जब राज्यसभा भी उसको पास कर देगा तो एट लास्ट हमें प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए, और जब प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देगा तब वो एक्ट तैयार हो जाएगा। व्हाट इज असेंट? असेंट मीन्स बच्चों अप्रूवल देना, अग्री होना, एक्सेप्टेंस देना, हाँ बोलना, दैट इज असेंट। तो जब प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देगा तब वो एक्ट तैयार हो जाएगा। अब ये एक्ट है क्या? ये तो पढ़ लिया हमने कि एक्ट बनाया कैसे जाता है। लॉ के अंदर, एक्ट के अंदर प्रोविजंस, प्रोविजंस का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसको लॉ की भाषा में हम क्या कहते हैं? प्रोविजंस के अंदर सेक्शंस, डिजिट्स विदाउट ब्रैकेट्स के अंदर सब सेक्शंस, डिजिट्स विद इन द ब्रैकेट्स के अंदर क्लॉजेस, स्मॉल अल्फाबेट्स विद इन द ब्रैकेट्स के अंदर सब क्लॉजेस, स्मॉल रोमन नंबर विद इन द ब्रैकेट्स। तो अब हम अच्छे से पहचान सकते हैं मैम कि कौन सा सेक्शन है, कौन सा सब सेक्शन है, कौन सा क्लॉजेस है, कौन सा सब क्लॉजेस है। इसके बाद अब ये जो एक्ट हमने बना लिया, इसी से हमने शुरू कर दिया था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये जो बच्चों द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, इसको प्रेसिडेंट से कब असेंट मिली? कब असेंट मिली इसको? इसको असेंट मिली 25 अप्रैल 1872 को, और इसी दिन कहा गया था कि हम इस एक्ट को
तो असेंट डेट क्या हुई 25 अप्रैल 1872, कंसेंट डेट क्या हुई 1 सितंबर 1872। अच्छा मैम, इसीलिए ये 1872 लिखा गया है क्योंकि 1872 का मतलब है कि 1872 में ये एक्ट का हैप्पी बर्थडे आता है। यस, इस ईयर का मतलब ही है कि इस ईयर इसको एसेंट दी गई है, इस ईयर अग्री किया गया है कि हम इस एक्ट को लेकर आ सकते हैं। आपका भी हैप्पी बर्थडे आता है, आपका भी एक ईयर है, वैसे ही एक्ट के भी ईयर है जिस साल वो पैदा हुआ है। तो वैसे ही इस एक्ट का जो हैप्पी बर्थडे है, यानी कि जब प्रेसिडेंट ने एसेंट दी थी वो 25 अप्रैल को दी थी और कहा था हमारे ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं 1 सितंबर 1872 से। लेकिन क्या बच्चों 1872 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट था? नहीं था। तो हमने देखा कि इस एक्ट को किसने तैयार किया है? इस एक्ट को ना बच्चों तैयार किया ब्रिटिश इंडिया ने इंग्लिश कॉमन लॉ के बेसिस पे, बिकॉज विदाउट अ बेस यू कैन नॉट प्रिपेयर एनी एक्ट। सी, whenever you make any rules you need a base। तो उसके लिए उन्होंने किसको बेस लिया? इंग्लिश कॉमन लॉ को। कहाँ का एप्लीकेबल होगा? होल ऑफ इंडिया। कहाँ का एप्लीकेबल होगा? होल ऑफ इंडिया मैम, ये एप्लीकेबल होगा। अब कोई एक्सेप्शन नहीं है, हम समझ गए। होल ऑफ इंडिया मतलब होल ऑफ इंडिया, कोई एक्सेप्शन नहीं होता। कौन सा इफेक्ट है मैम? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब जिस दिन से आया है उस दिन से इफेक्ट होगा, बहुत पहले से इफेक्ट नहीं होगा। और बहुत पहले से को हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग इसका इफेक्ट है। तो कोई भी एक्ट का कौन सा इफेक्ट है बच्चों? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। लाइक 1 सितंबर को आया, ठीक है, अगर अगस्त में, जून में हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट बना भी लिया तो उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज दिस एक्ट हैज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। बनाया गया था तब टोटल इसमें कितने सेक्शंस बनाए गए थे? 266 सेक्शन तैयार किए गए थे। अब ये जो 266 सेक्शंस हैं इसमें से हमारा 1 से 75 था जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, 76 से 123 था हमारा सेल ऑफ गुड्स, 124 से 238 था हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स और 239 से 266 था हमारा पार्टनरशिप। ठीक है, सेल और पार्टनरशिप तो मैम अलग एक्ट है। यस बच्चों, लेकिन सेल और पार्टनरशिप को हमने अलग कर दिया था, सेपरेट कर दिया था इन द ईयर 1930 एंड 1932। और ये जो जगह है कॉन्ट्रैक्ट में वो खाली हो गई और इस खाली जगह को हम कहते हैं रिपील्ड सेक्शन विच इज नो लॉन्गर वैलिड। अब ये वैलिड नहीं है, दैट इज रिपील्ड सेक्शंस। तो ये क्योंकि अब इसमें जोड़ दिया गया, बाद में अलग किया गया, तो ये टोटल 266 सेक्शंस थे। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ है जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स बच्चों, जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आपके आगे आने वाले टाइम पे आएगा, यानी कि इंटर लेवल पे, जब आप इंटर लेवल पे पहुंच जाओगे। तो इतनी बातें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। अब हम बात करते हैं आगे की। तो आगे की क्या बात है मैम? आगे की बात अब क्या होगी? बिल्कुल वही अब हम देखेंगे कि आगे की बात क्या होगी। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18, ये हमारा एक्ट है जो कि हमने शुरू किया है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैम अब हमें ये सब वर्ड का मतलब समझ आ गया? पक्के से कह रहे हैं आप? क्या आपको इन सब वर्ड्स का मतलब समझ आ गया? 1872 का मतलब मैम होता है कि जिस साल ये आया गया है, जिस साल इसका हैप्पी बर्थडे है, इसलिए ये ईयर लिखा गया है। मैम एक्ट का मतलब भी हमें पता है क्या होता है बच्चों? मैम एक्ट का मतलब होता है जहां पर रूल्स और रेगुलेशंस लिखे जाते हैं, जहां पर वो प्रोविजंस इनएक्टेड है, दैट इज एक्ट। बिल्कुल सही बात है। जो कि किससे रिलेटेड है मैम? कॉन्ट्रैक्ट से। किससे रिलेटेड है? कॉन्ट्रैक्ट से। कहाँ एप्लीकेबल होगा? पूरे इंडिया में। कहाँ एप्लीकेबल होगा? पूरे इंडिया में। तो हमें इसका, हमें ऑब्वियसली हमें द का मतलब भी पता है, स्पेसिफिकली इसी की बात हो रही है। तो बच्चों हमें ना सबका मतलब पता है और मुझे पता है, मैंने आपको सबका मतलब समझा दिया, सिवाय ना इस एक वर्ड के, सिवाय इस एक वर्ड के, और वो वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, जिसके ऊपर ये सारा एक्ट बनाया गया है। वो वर्ड क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, जिसके ऊपर ये सारा एक्ट तैयार किया गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या।
सबसे पहले अब हमें ये समझना पड़ेगा कि मैम कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं। चलो देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है जिसके ऊपर सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं। मुझे पक्का यकीन है आप सब लोगों ने एक एक बार लॉ की आईसीआई की मॉड्यूल खोली होगी और उसमें सबसे पहला जो आपका एक्ट है वो यही वाला है, और उसमें आपने सबसे पहले यही देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया है, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। और आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा मॉड्यूल में लिखा है। लेकिन आपको कहाँ से समझेगा, आपको थोड़ी समझेगा। क्यों? क्योंकि मैम ना हमें एग्रीमेंट का मतलब पता, ना हमें एनफोर्सिबिलिटी का मतलब पता, हमें थोड़ी पता है। लॉ का मतलब भी हमें अभी ही पता चला और उसमें तो लिखा था एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो अगर आज मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो आप क्या जवाब देते हैं मुझे? मैम एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अरे व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एनफोर्सिबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? लॉ का मतलब भी आप अभी समझें। तो ये है क्या फिर कॉन्ट्रैक्ट? अगर आज मैं आपसे पूछूं अच्छा बताओ क्या है एनफोर्सिबिलिटी, तो आपका आंसर क्या होगा? आई डोंट नो। इसीलिए अब एक एक करके शुरुआत से देखो बच्चों, अग्रीमेंट एनफोर्सिबिलिटी समझने के लिए भी हमें स्टार्टिंग से एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे कि इसका मतलब है क्या, कि इसका मतलब है क्या। तो चलो स्टार्टिंग से एग्जांपल्स देखने के लिए, समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि क्या बच्चों आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? क्या आपने डेली कॉन्ट्रैक्ट कभी, या डेली क्या, चलो आज तक आपने क्या कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है? क्या आपने आज तक कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है? आपको पता आपका जवाब क्या होगा? मैम कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लेंगे हम? कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए तो मैम कुछ पेपर्स वेपर्स चाहिए होते हैं, कुछ लोग कुछ लिखते हैं, साइन करते हैं, कुछ सील भी लगाते हैं, फिर कोर्ट के पास जाते हैं, फिर मानते हैं हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट तो वो होता है ना। तो बच्चों मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके दिमाग में चल रहा है कि ऐसा ऐसा चीजें प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि आप डेली लाइफ में अपने, मतलब डेली दिन, डेली डेज में आप अपने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। डेली आप डेली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मैम हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? यस, आप डेली कॉन्ट्रैक्ट करते हो। पता है कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो डेली? जब ना मम्मी आपको सुबह उठाती है, जा बेटा जा जाके दूध लेकर आ, तो आप क्या करते हो? फटाफट दुकान में जाते हो और अंकल से कहते हो अंकल 2 पैकेट फटाफट दूध दे दो, मम्मी ने मंगाया है। तो अब अंकल से आपने दूध की पैकेट ली, तो अब आपने मम्मी को जाकर दे दिया। ये जो आपने अंकल से दूध की पैकेट ली है ना, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। फिर मम्मी कहती जा सब्जी तो लाया नहीं, फिर आप जाते हो भागे भागे सब्जी लेने के लिए, फिर आपने सब्जी खरीदी, तो ये सब्जी वाली से भी आपका पता है क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। फिर आप फटाफट आते हो क्लास लेने के लिए हमारे पास। जब आप हमारे पास क्लास लेने के लिए आते हो तब भी आपको और हमारा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। तब भी आपको और हमारा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। फिर शाम को आप जाते हो दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने, मूवी देखने, वहां भी आप जाकर क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। मैम क्या वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है? कैसे? कल को बिना पैसे दिए भाग गए तो क्या बचोगे? तुमने दूध वाले को पैसे नहीं दिए, तुमने सब्जी वाले को पैसे नहीं दिए, तुमने क्लास की फीस नहीं पे की, तो क्या बचोगे? रेस्टोरेंट में फ्री फोकट का खा लिया, बर्तन धोने पड़ेंगे, बचोगे नहीं। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट है। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें बच्चों कॉन्ट्रैक्ट है। मैम कुछ कुछ तो समझ आ रहा है, चलो और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं, और एग्जाम्पल्स लेकर। मैंने आपसे सबसे पहले कहा था मोर एग्जाम्पल्स मोर क्लैरिटी, मोर एग्जाम्पल्स मोर क्लैरिटी। चलिए अब हम समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या। चलिए उसके लिए ना बच्चों ऐसा करते हैं, मैं आपको कुछ केसेस बताती हूँ, ठीक है? कुछ केसेस देखते हैं, उन केसेस से ना आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। चलो कुछ केसेस देखते हैं, कुछ केसेस देखते हैं, उन केसेस से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है।
ठीक है, पहला केस मान लीजिए बच्चों, पहला केस ले लेते हैं, फर्स्ट केस। मान लीजिए रणबीर कपूर ने एक ऑफर दिया आलिया भट्ट को, ठीक है, क्या तुम आज मेरे घर शाम को कॉफी में आओगी? आलिया भट्ट फ्री थी, आलिया भट्ट ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं शाम को पहुंच जाऊंगी। आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और जब उसने एक्सेप्ट किया तो रणबीर कपूर क्या करेगा, शाम को कॉफी बनाए किया, लेकिन ना आलिया भट्ट उसके घर पर नहीं आई, उसने धोखा दे दिया, वो तो आई ही नहीं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट केस। आई होप दिस फर्स्ट केस इज वेरी क्लियर कि रणबीर ने उसको बोला आओगी, तो उसने बोला हाँ मैं आऊंगी, लेकिन वो उसके घर कॉफी पे नहीं आती, ठीक है। दूसरा केस ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा केस है शाहिद कपूर ने मीरा ये हम कैसे नहीं जानेंगे। उसने बोला कि यार हमारी ना एनिवर्सरी आ रही है, तो क्या इस एनिवर्सरी पे तुम एक नेकलेस डायमंड का लेना पसंद करोगी? क्या मीरा राजपूत मना करेगी? बिल्कुल भी नहीं। उसने बोला हाँ हाँ मैं बिल्कुल लूंगी। यानी कि मीरा राजपूत ने इस ऑफर को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या होता है, एनिवर्सरी आती है, वो वेट करती है, लेकिन शाहिद कपूर उसको किसी भी तरीके का नेकलेस नहीं देता। उसने धोखा दे दिया, नहीं दिया। थर्ड केस है हमारा बच्चों, मेरे पास एक कार रखी थी, मैंने कहा क्या आप लेना चाहोगे? मैं नई कार ले रही हूँ, तो आपको ही लेना है, आप ले लो। आपने बोला हाँ हाँ मैम कितने में? तो मैंने आपसे कहा चलो तुम मेरे स्टूडेंट हो, 1 लाख में ही ले लो। आपने बोला अच्छा ऑफर है, हम लेंगे 1 लाख रुपए में। लेकिन जब पेमेंट करने की बात आई तो आपने ना मुझे किसी भी तरीके की पेमेंट नहीं की। जब पेमेंट करने की बात आई आपने ना मुझे किसी भी तरीके की पेमेंट नहीं की। कितने केस हो गए? 3 केस हो गए, ठीक है। लास्ट केस, चलो एक और केस ले लेते हैं, मोर एग्जाम्पल मोर क्लैरिटी। एक केस और ले लेते हैं। क्या होता है बच्चों, अब आप सीए में एंटर कर लियो। अब जब आप सीए में एंटर कर लियो, आपको सीए जल्दी बनना है, उसके लिए क्या करें? पढ़ाई और क्या करें? पूजा, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा? हर हफ्ते मंदिर जाना पड़ेगा, और हर हफ्ते मंदिर जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, भगवान मुझे जल्दी सीए बना देना। तो आप क्या करते हैं, आप ना हर हफ्ते जाते हैं। हर हफ्ते कहाँ जाते हैं? आप हर हफ्ते जाते हैं शिव जी के मंदिर, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, बोलते हैं भगवान जी मुझे जल्दी सीए बना देना। अब आप एक दिन मंदिर गए सोमवार को, और आपने देखा यार ये जो मंदिर है इसकी हालत इतनी खराब क्यों है, ये इतना डेटोरिएटेड कंडीशन में क्यों है। तो आप ना पंडित जी से, जो वहाँ पंडित जी बैठे होते हैं, आप उनसे कहते हैं पंडित जी आप ना ऐसा करो, इसकी सिचुएशन को यार थोड़ा सा ठीक करो, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, आप इसको रेनोवेट वगैरह कराओ। तो पंडित जी कहते हैं अच्छा बेटा रेनोवेशन के लिए तो पैसे चाहिए, वो मेरे पास है नहीं। आपने कहा कर दी ना छोटी बात, आपको पता है मैं सीए बनने वाला हूँ, ऐसा करना शाम को आना। आप कहते हैं पंडित जी से ऐसा करना शाम को आना और आ करना 100 रुपये ले जाना। अब आपने पंडित जी को ऑफर दिया आना और 100 रुपये ले जाना। पंडित जी ने बोला हाँ हाँ 100 भी बहुत है पंडित के लिए। तो पंडित जी ने इस ऑफर को क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। पंडित जी ने इस ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। अब पंडित जी आपके घर आते हैं शाम को, गेट खटखटाते हैं, खोलो खोलो। अब आप खिड़की से देखते हैं कौन है, आप देखते हो पंडित जी, आप गेट ही नहीं खोलते, यानी कि आपने वो 100 रुपये नहीं दिए। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको 4 केसेस बताए ना, मैंने अभी तक आपको 4 केसेस बताए। अब चलो इन 4 केसेस के बारे में बात करते हैं। इन 4 केसेस के बारे में हम अब बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर रणबीर कपूर
आलिया भट्ट को कॉफी दे रहा है, तो क्या आलिया भट्ट रणबीर कपूर को बदले में कुछ दे रही है? क्या कुछ समथिंग इन रिटर्न है, बदले में कुछ देना? मैम आलिया भट्ट तो बदले में कुछ भी नहीं दे रही। नो, देयर इज नो समथिंग इन रिटर्न, कुछ बदले में नहीं है। ठीक है, अगर शाहिद कपूर मीरा कपूर को नेकलेस दे रहा है, तो क्या मीरा कपूर शाहिद कपूर को बदले में कुछ दे रही है? नो, वो तो सिर्फ फ्री फोकट का ले रही है अभी तो फिलहाल। नो, कुछ समथिंग इन रिटर्न नहीं है। अगर मैं आपको कार्ड दे रही हूं तो आप मुझे बदले में क्या दे रहे हैं? पैसे, है ना, 1 लाख रुपए। इसका मतलब यस, देयर इज समथिंग इन रिटर्न। यस, अगर आप पंडित जी को 100 रुपए दे रहे हैं, तो क्या पंडित जी आपको बदले में कुछ दे रहे हैं? नो, पंडित जी तो कुछ भी नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये 4 केसेस की पहली बात हुई। चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं। अब क्या हुआ, आलिया भट्ट ने मना कर दिया कि वो, मतलब मना नहीं किया, उसने हाँ बोला था लेकिन वो नहीं आई, उसने धोखा दे दिया। अब क्या रणबीर कपूर आलिया भट्ट को कोर्ट तक लेकर जाएगा? अब क्या रणबीर कपूर आलिया भट्ट को कोर्ट तक लेके जाएगा? तुमने हाँ बोला था, तुम कैसे नहीं आई, चलो कोर्ट में, ऐसा होगा क्या? चलो तुमको कोर्ट तक घसीट कर लेके जाएंगे, ऐसा होता है? नहीं, इसको कहते हैं बच्चों हम इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसको हम क्या कहते हैं? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जिसका मतलब है अगर बेटा हाँ बोल रहे हो ना तो सोच के बोलो, अगर हाँ बोल के काम नहीं किया तो हम तुमको कोर्ट तक घसीट कर ले जाएंगे। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अगर हाँ बोल रहे हो तो सोच के हाँ बोलना, नहीं तो बेटा कोर्ट तक घसीट कर ले जाएंगे। इंटेंशन या ना इरादा, इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इरादे, किस चीज का? क्रिएट करने का, बनाने का। क्या? लीगल रिलेशनशिप। बेटा सोच के हाँ बोलो, लीगल, हम वरना क्या करेंगे? लीगल एक्शन तुम्हारे अगेंस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हुआ होगा क्या? आलिया भट्ट को कोर्ट तक लेकर जा सकते हैं क्या? नो, आलिया भट्ट को कोर्ट तक नहीं लेकर जा सकते। सेम शाहिद कपूर ने मीरा कपूर को प्रॉमिस किया, मीरा ने क्या किया? उसको तो नेकलेस नहीं मिला। अब मीरा सोचती है अब तो मैं शाहिद कपूर के अगेंस्ट कोर्ट में जाऊंगी, उसने बोला कैसे मुझे कि वो नेकलेस देगा? तो क्या यहाँ पर मीरा राजपूत शाहिद कपूर के अगेंस्ट केस कर सकती है? नो। क्या केस कर सकती है? नो, केस नहीं होगा। आपने लेकिन मेरे को पेमेंट नहीं की, मैं तो आपको पक्के से कोर्ट तक लेने जाने वाली हूँ। आपने क्यों पेमेंट नहीं किया? आपने हाँ बोला था आप पेमेंट करोगे, क्यों नहीं किया? तो मैं आपको कोर्ट तक घसीट कर लेकर जा सकती हूँ। पंडित जी को 100 रुपए का वादा किया था ना, नहीं दिया, क्या पंडित जी आपको कोर्ट तक लेकर जाएंगे? क्या लेकर जा सकते हैं? नो, नहीं मैम, वो कैसे ले जाएंगे? ऐसे तो हम कितने लोगों को चंदे का प्रॉमिस करते हैं, कभी दिया है क्या आज तक? कभी नहीं दिया। चलिए एक लास्ट पॉइंट देखते हैं, एक लास्ट पॉइंट देखते हैं। अब बच्चों, अब हमें ये देखना है कि ये किस टाइप के एग्रीमेंट है, ये किस टाइप के एग्रीमेंट है। देखो इस वाले फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट केस है ना, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? रणबीर आलिया, अच्छा, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हो, घूमते फिरते हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? यार ये बड़ा सोशल बंदा है। और जो नहीं जाता उसको क्या बोलते हैं? यार तो थोड़ा सोशल हो ना, सोशल ही नहीं है तू, थोड़ा तो सोशल हो। तो ऐसे एग्रीमेंट को हम कहते हैं सोशल एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? सोशल एग्रीमेंट। फ्रेंड्स के साथ घूमना, हैंग आउट करना, चिल करना, बाहर जाना, बाहर लोगों से रिलेशन मेंटेन करना, दैट इज सोशल एग्रीमेंट। लेकिन जब घर की बात घर पे हो जाए तब क्या? ये तो घर की बात घर पे है ना, इसको हम कहते हैं बच्चों डोमेस्टिक अग्रीमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक अग्रीमेंट। घर की बात घर में, डोमेस्टिक, सुना है? डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, यानी कि घर पे ही चल रहा है, घर के अंदर चल रहा है। तो ये कौन सा एग्रीमेंट हुआ? डोमेस्टिक।
यहाँ पर क्या हो रहा है आपके मेरे बीच, खरीदने बेचने की बात हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है आपके मेरे बीच में, खरीदने बेचने की बात हो रही है। और जब खरीदने बेचने की बात होती है, सिंपल सी बात है यार, बिजनेस हो रहा है। कौन सा अग्रीमेंट कह सकते हैं, कमर्शियल अग्रीमेंट। सो दिस इज बिजनेस, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, कमर्शियल अग्रीमेंट भी कह सकते हैं। और एक लास्ट, पंडित जी को ऑफर दिया गया है ना, पंडित जी को ऑफर जो दिया गया है, यहाँ पर क्या होगा, ये भी तो मैम सोशल ही है, बाहर वालों से रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, यस, ये भी कौन सा एग्रीमेंट है, सोशल। देखो तो ये वो बच्चों, मैंने आपको क्या क्या बताया। फर्स्ट केस में कोई समथिंग इन रिटर्न नहीं है, कोई लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन नहीं है कि बेटा सोच समझ के हाँ बोलना, नहीं तो तुमको कोर्ट तक ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कौन सा एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट है। सेकेंड केस में कोई समथिंग इन रिटर्न नहीं, कोई लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन नहीं, कौन सा एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक है। थर्ड केस में समथिंग इन रिटर्न भी है, लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन भी है, बिजनेस और कमर्शियल एग्रीमेंट है। और लास्ट वाला, कोई समथिंग इन रिटर्न नहीं, कोई लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन नहीं, कौन सा एग्रीमेंट है, सोशल। तो बच्चों इन चारों ही पॉइंट्स में आपको ऐसा कौन सा पॉइंट लग रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट है, मैम थर्ड वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट लग रहा है, थर्ड वाला पॉइंट। चलो ऐसा करते हैं, मुझे बताओ इन चारों केसेस में सबसे कॉमन क्या है, जो सब जगह है, सबसे कॉमन है, वो क्या है, जो चारों केसेस में प्रेजेंट है, वो क्या है, जो चारों केसेस में है। क्या समझ आ रहा है हमें, जो चारों केसेस में प्रेजेंट होगी। मैम चारों केसेस में है, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में। मैम सब केसेस में ऑफर है, सब केसेस में ऑफर है मैम, ठीक है। और क्या है मैम, और एक्सेप्टेंस भी तो है, यस। कॉमन क्या है, सब केसेस में ना ऑफर है और सब केसेस में ना एक्सेप्टेंस भी है, बिल्कुल ठीक। और क्या कॉमन है मैम, सब केसेस में सब अग्रीमेंट है मैम। देखो आपने लिखा था मैम एग्रीमेंट, और यहां पर सब अग्रीमेंट है, यस, सब अग्रीमेंट है और सब में ऑफर भी है और एक्सेप्टेंस भी है। तो बच्चों अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस है तो उसका मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट। सबसे पहले पता है जब हम किसी से पूछते हैं ना बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो उसके मुंह से सबसे पहले पता है वर्ड क्या निकलता है, अग्रीमेंट। सबसे पहले उसके जो मुंह से वर्ड निकलता है वो क्या होता है, अग्रीमेंट, कि अग्रीमेंट है। लेकिन अग्रीमेंट क्या है, अग्रीमेंट का मतलब है अगर आज मैंने आपको ऑफर दिया और सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट। मैंने आपको अगर किसी भी चीज का ऑफर दिया और अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो बन जाता है अग्रीमेंट, वो बन जाता है अग्रीमेंट, ठीक है। लेकिन क्या बच्चों आपको इसमें कोई केस ऐसा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिखता है? यस मैम, हमें थर्ड वाला जो केस है ना वो कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिखता है। यस यू आर राइट। क्या लेकिन उसमें भी ऑफर है? यस मैम। क्या लेकिन उसमें भी एक्सेप्टेंस है? यस मैम, उसमें ऑफर भी है और उसमें एक्सेप्टेंस भी है। लेकिन मैम उसमें ये बात बोली गई है कि बेटा सोच समझकर हाँ बोलना, अगर सोच समझकर हाँ नहीं बोला तो हम तुमको कोर्ट तक घसीट कर लेकर जा सकते हैं। इसको हम कहते हैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। देखो यहां पर क्या हो रहा था, पहले वाले केस में मैंने आपको बोला पार्टी में आओगे, आपने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। तुम नहीं आए, मैं कुछ कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, कोर्ट पे तो तुमको लेके ही नहीं जा सकती। ये क्या है, एग्रीमेंट। कौन सा? सोशल। आप मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, दैट बिकम्स एग्रीमेंट। लेकिन अगर उसी ऑफर एक्सेप्टेंस में लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन बन जाए
तब वो क्या बन जाता है मैम, तब वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। बेटा मैंने अगर ऑफर दिया तो सोच समझकर हाँ बोलना, क्योंकि मेरा फुल इरादा है कि अगर तुमने हाँ बोलकर काम नहीं किया तो मैं तुमको कोर्ट तक घसीट कर ले जाऊंगी। दैट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और आपको पता है ये जो ऑफर एक्सेप्टेंस है, इस ऑफर एक्सेप्टेंस को क्या मैं अग्रीमेंट बोल सकती हूँ? देखो अग्रीमेंट का मतलब क्या लिखा है बच्चों, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो क्या इस एग्रीमेंट को मैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बोल सकती हूँ? यस। ये क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। क्या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप को मैम हम कुछ और भी कहते हैं? यस। इसको हम कहते हैं बच्चों एनफोर्सेबिलिटी, या फिर इसको हम कह सकते हैं एनफोर्सिएबल बाय लॉ। हमने ये जो वर्ड लिखा है ना, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इस वर्ड को हम क्या बोल सकते हैं? एनफोर्सिबिलिटी, या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं? एनफोर्सिएबल बाय लॉ, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? एनफोर्सेबल बाय लॉ। और अगर बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है हेल्प ऑफ कोर्ट कैन बी टेकन। हम कोर्ट की मदद ले सकते हैं, हम कोर्ट की मदद ले सकते हैं। बच्चों ये जो मैं आपको अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बता रही हूँ, ये मैं आपको बहुत आम भाषा में बता रही हूँ। अभी तक हम डेफिनेशन में नहीं गए हैं, अभी हम सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं कि अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अग्रीमेंट का मतलब मैम अगर किसी ने ऑफर दिया, सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो अग्रीमेंट बन जाता है। लेकिन अगर मैम उसी ऑफर एक्सेप्टेंस में अगर लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन हो जाए, तब वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि सोच समझकर हाँ बोलना, अगर नहीं बोला तो हम तुमको कोर्ट तक घसीट कर ले जाएंगे। एंड दिस ऑफर एक्सेप्टेंस इज अग्रीमेंट, और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप को हम बोल सकते हैं एनफोर्सेबिलिटी या फिर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो क्या बच्चों में कॉन्ट्रैक्ट को अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी भी बोल सकती हूँ, या अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ भी बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम ये भी कहते हैं। अब देखो, अभी अभी हमने ये जो पढ़ा, ये जो हमने देखा, केसेस देखा, इससे हमने समझा अग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इससे आप मुझे फिर ये भी बता सकते हो ना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले ना बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, दिस इज नॉट इट। खाली ये नहीं है, और भी चीजें हैं जो कि हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिंपली स्पीकिंग, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, दैट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, एंड सिंपली स्पीकिंग अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और आपको पता है अगर आज मैंने आपको ऑफर दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन जाता है? मैम अग्रीमेंट होता है। बिल्कुल ठीक बात है। मान लीजिए मैंने आपको बोला आज मेरे घर मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम आना। तुमने बोला हाँ हाँ हम आएंगे, और हम अपने 4 दोस्तों को ना और लाएंगे। मैंने बोला ठीक है, ओके। मैं घर गई, मैंने मम्मी से बोला मम्मी 5 लोगों का खाना और बना देना। मम्मी ने बोला क्यों? मैंने कहा क्योंकि मेरे 5 दोस्त और आने वाले हैं। मम्मी ने कहा तुझे कैसे पता? मैंने कहा अरे उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो आएंगे, उन्होंने मुझे हाँ बोला है, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है। अगर आपने किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया ना तो वो बन जाता है प्रॉमिस। क्या बन जाता है? प्रॉमिस। व्हेन ऑफर एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। तुमने मुझे हाँ बोला था, मेरे लिए वो हाँ हाँ नहीं है, वो हाँ प्रॉमिस है। तुमने मुझे हाँ बोला, मैंने प्रॉमिस तुमसे ले लिया है। अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, बट व्हेन दिस ऑफर एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। ये क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। तो क्या बच्चों हम ये अग्रीमेंट को प्रॉमिस भी कह सकते हैं? यस, क्योंकि एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट किया तो वो क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। तो अग्रीमेंट इज इक्वल्स टू प्रॉमिस, अग्रीमेंट इज इक्वल्स टू प्रॉमिस। ठीक है मैम, अब हमें समझ में आ गया। वेरी गुड।
अब हम आगे बढ़ के मैं आपसे इसी चार्ट के ऊपर जो भी हमने केसेस लिए उस पे ही मैं आपसे पूछती हूँ कि कितने टाइप्स हैं बच्चों अग्रीमेंट के, कितने टाइप्स हैं अग्रीमेंट के? मैम अग्रीमेंट के एक तो सोशल है मैम, दूसरा डोमेस्टिक है, बिजनेस और कमर्शियल है, फिर तो सोशल ही आ गया। तो मैम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। कितने टाइप्स है एग्रीमेंट के? 3 टाइप्स है एग्रीमेंट के, सोशल, डोमेस्टिक और एक है हमारा बिजनेस, जिसको ना बच्चों हम कमर्शियल भी कह सकते हैं, है ना? हाँ मैम 3 टाइप है। अब इसका क्या करेंगे, चलिए देखते हैं इसका क्या करेंगे। अब ये जो सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट है, क्या इसमें अभी अभी हमने जो केस देखा उसके हिसाब से क्या इसमें किसी भी लीगल रिलेशनशिप बनाने की इंटेंशन है? नो, नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लेकिन इसमें क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसमें नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसमें क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, है ना? हमारा इरादा है बेटा, सोच के हाँ बोलना, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे। क्या इसमें कोई एनफोर्सिबिलिटी है? नो मैम, इसमें क्या ही एनफोर्सिबिलिटी होगी? ऐसे तो पापा ने हमसे कितनी बार कहा था कि बेटा पॉकेट मनी देंगे, आज तक नहीं दी, हम कौन सा उनको कोर्ट तक ले गए, तो उसमें कोई एनफोर्सिबिलिटी नहीं। लेकिन इसमें एनफोर्सिबिलिटी है, इसमें एनफोर्सिबिलिटी है। तो जब इसमें लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन नहीं है, एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? तब ये कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा मैम? पूरी कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, लेकिन अगर इसमें ये दोनों चीजें दिख रही है तो हम इसे क्या मान ले रहे हैं? हम इसे कॉन्ट्रैक्ट मान ले रहे हैं, हम इसे कॉन्ट्रैक्ट मान ले रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा हम मान के चलते हैं, दिस इज जनरल प्रिजम्पशन कि सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन बिजनेस और कमर्शियल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्या मैं कह रही हूं क्या? नहीं, दिस इज यूजुअल, यूजुअली इट इज अ प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन मीन्स बच्चों जो हम मान लेते हैं, ऐसा मान के चलते हैं, व्हाट? दैट सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट बिजनेस एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। जहां बिजनेस की बात आती है, हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जहां हम फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हैं, मम्मी पापा से बातचीत कर रहे हैं, यार वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो हम नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, हम मम्मी पापा के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट उसके लिए दूसरी अभी रिक्वायरमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट वाली रिक्वायरमेंट्स है, जो कि आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि कैसे कैसे होने वाला है, या कैसे कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं किसी के साथ भी। लेकिन अगर कोई सोशल या डोमेस्टिक अग्रीमेंट है, यानी कि ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ है, तो हम ये मानते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन जो बिजनेस और कमर्शियल एग्रीमेंट है, उसमें हम ये मानते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा मैम, तो इससे हमें एक बात क्या और सीखने मिलेगी? यस, और वो क्या होगी? वो बहुत खास बात होगी जो कि आपको इस पे ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। वो बहुत खास बात होगी जो कि आपको इस पे ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। वो क्या बात है? क्या बात है वो जो कि हमें इसमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही खास बात है? इसी से समझ जाओगे, नहीं तो इस चार्ट से भी समझ सकते हो। ऐसी कौन सी बात है ऐसी कौन सी बात है जो कि हमें इससे समझनी पड़ेगी? ऐसी कौन सी बात है? अच्छा, ये 3 अग्रीमेंट हैं, ठीक है, समझ आ गया। सोशल, डोमेस्टिक, बिजनेस, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान रहे, ये सब अग्रीमेंट है, ये भी अग्रीमेंट है, ये भी अग्रीमेंट है, ये भी अग्रीमेंट है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान रहे, ये कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हैं। अच्छा, अग्रीमेंट सिर्फ ऑफर एक्सेप्टेंस है, लेकिन ये ऑफर एक्सेप्टेंस और आगे भी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसका मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है, लेकिन हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अग्रीमेंट तो होना ही पड़ेगा ना।
कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अग्रीमेंट तो होना ही पड़ेगा ना, लेकिन जरूरी नहीं है जो अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट है. सो ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट. आपको पता है ऐसा 5 नंबर का 4 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, क्या? एक्सप्लेन ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट. एक्सप्लेन करो. 5 नंबर 4 नंबर क्या करोगे? yes we have to explain. this is a direct question. what do you mean by this direct question? direct question means directly question हमसे पूछ रहा है, अब उसको पैराग्राफ में लिखना चाहते हो, इसको पॉइंट्स में लिखना चाहते हो, योर विश, बट एक्सप्लेन दिस. इसमें किसी भी ए बी कैरेक्टर कोई नहीं आया है, इसमें सीधा हमें एक्सप्लेन करना है कि क्या है ये, क्यों है ये, कैसा है ये. तो ठीक है यार, एक्सप्लेन करेंगे. और एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हम बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है. लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी प्रेजेंट है. और हर ऑफर एक्सेप्टेंस में जरूरी नहीं है कि लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन प्रेजेंट हो. अभी बच्चों आम भाषा में हमने क्या क्या पढ़ लिया कि अग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कितने टाइप्स है एग्रीमेंट के, क्या यूजुअल प्रिजम्पशन है, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है. चलिए इतनी बातें हम लिखते हैं पहले, इतनी बातें आप लिखेंगे पहले और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. जिसको जो डाउट्स है वो पूछेंगे. सी बच्चों, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब कल को कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ना, तो कॉन्सेप्ट्स तो ठीक है, लेकिन जब एक एग्जाम्पल मिल जाता है ना तो उससे हमें सारी चीजें क्लियर हो जाती है. सो एग्जाम्पल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल्स से हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं. मैम समथिंग इन रिटर्न का तो रोल आया ही नहीं. अरे हाँ, समथिंग इन रिटर्न का तो रोल ही नहीं आया. अभी हम आगे इसका रोल लेकर आएंगे. ठीक है, आगे रोल लेकर आएंगे अभी हम इसका.
तो बच्चों हमने लिखा अग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हमने लिखा नोट्स लिखा हमने, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्या है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। ये एक यूजुअल प्रिजम्पशन है कि सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट बिजनेस एंड कमर्शियल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है। इससे हमें समझ आ रहा है कि जो सिर्फ हम कमर्शियल डीलिंग्स करते हैं वही तो है, जो हम कमर्शियल डीलिंग्स करते हैं वही तो कॉन्ट्रैक्ट है। हम क्या कर रहे थे, मार्केट जाकर ग्रोसरी ले रहे थे, सब्जी खरीद रहे थे, रेस्टोरेंट जा रहे थे, आज में हम आपको पढ़ा रहे हैं, बदले में आप फीस दे रहे हैं। दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज ऑल कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज कमर्शियल डीलिंग्स। ये सब चीजें क्या है, कमर्शियल डीलिंग्स है। इसके बाद ये जो बातें हमने पढ़ी बच्चों की, अग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस उसमें लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन होना चाहिए। ये सब तो मैंने आपको बिल्कुल आम भाषा में बताया ताकि आपको ये समझ आ जाए कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। ये सब देखने से आपको ये समझ आ जाए कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। अब हम बात करते हैं लीगल लैंग्वेज की। जहां हम लीगल लैंग्वेज की बात करते हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की। हम किसकी बात कर रहे हैं, डेफिनेशन की। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा, क्या होता है बच्चों, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन एंड मीनिंग। अगर आज मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय सो एंड सो थिंग, तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको बता सकते हो कि इस चीज का मतलब क्या है ना। जो भी आपको समझ आता है, जैसी लैंग्वेज यूज करनी है, यू कैन यूज इट। बट व्हेन आई आस्क डिफाइन सो एंड सो, इसका मतलब है अब आपको ना बुक की लैंग्वेज, ऑथर की लैंग्वेज, जो स्पेसिफिकली लिखा गया आपको वही बताना है। आप अपनी लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते। दैट इज डेफिनेशन। सो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, so you can use your own language. But if there is a question define partnership, define contract, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो लॉ में लिखा गया है आपको वही बातें बतानी पड़ेगी, तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। चलिए अब देखते हैं डेफिनेशन वाला पार्ट की डेफिनेशन वाला पार्ट क्या कहता है। तो डेफिनेशन वाला पार्ट बच्चों, दो डेफिनेशंस अभी हम करेंगे, एक अग्रीमेंट की और एक कॉन्ट्रैक्ट की। चलिए सबसे पहले ना ऐसा करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ने के लिए तो हमें एक चीज करनी पड़ेगी और वो है इसका सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेशन पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशन पढ़ने के लिए बच्चों हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन। मोस्टली जितनी भी सेक्शंस हैं दैट कम्स अंडर सेक्शन नंबर 2। जितनी भी डेफिनेशंस होती है मोस्टली ना, इसका मतलब इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेक्शन 4 में है, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में जनरली ऑलमोस्ट सारी डेफिनेशन कम्स अंडर सेक्शन नंबर 2। तो जनरली सेक्शन जो होता है डेफिनेशंस का वो क्या होता है, सेक्शन नंबर 2 होता है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन का सेक्शन है 2, क्लॉज क्या है, H। अच्छा मैम सही बात है, सब डेफिनेशन का सेक्शन अगर एक होगा तो कैसे चलेगा, इनके सब सेक्शन, इनके क्लॉजेस, इनके सब क्लॉजेस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इनका सेक्शन नंबर क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन का सेक्शन है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज H, जिसमें क्या लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है an agreement enforceable by law, an agreement enforceable by law। अच्छा मैम ये लिखा गया है, बस इतना ही, यस इतना ही लिखा गया है। an agreement enforceable by law is contract, an agreement enforceable by law is contract। जहां बैठे पढ़िए an agreement enforceable by law। मैम तभी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, यानी कि एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक ऐसा अग्रीमेंट
एक ऐसा अग्रीमेंट जिसमें हम कोर्ट की मदद ले सकते हैं, एक ऐसा अग्रीमेंट जिसमें हम कोर्ट की मदद ले सकते हैं, वही तो कॉन्ट्रैक्ट है। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें हम कोर्ट की मदद ले सकते हैं, वही तो कॉन्ट्रैक्ट है। यस, यही तो बात लिखी है। एक ऐसा ऑफर एक्सेप्टेंस, बेटा सोच समझ के हाँ बोलना, अगर हाँ सोच समझ कर नहीं बोला क्योंकि काम नहीं किया तो हम तुमको कोर्ट तक घसीट के ले जाएंगे। यही तो है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, यही तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, दैट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। यही तो कॉन्ट्रैक्ट है। एंड डेफिनेशन कम्स अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच। एच मैम कैसे याद करेंगे? देखो, हंसते हंसते काम हो जाएगा, हंसते हंसते काम हो जाएगा। क्यों? कोर्ट के पास जा सकते हो ना, रोना नहीं पड़ेगा। ये गारंटी है कि रोना नहीं पड़ेगा, हंसते हंसते काम होगा। तो क्लॉज क्या है इसका? एच। क्यों? एक एग्रीमेंट है, हमने उसको क्या करना है? एनफोर्सेबल कराना है। हम रोएंगे नहीं, हम हंस हंस के हमारा काम करा सकते हैं, तो हंसते हंसते काम हो जाएगा। क्लॉज क्या है हमारा? एच। सेक्शन तो 2 ही रहेगा, तो सेक्शन 2 क्लॉज एच। एक और है ना बच्चों, एक है हमारा अग्रीमेंट, एंड अग्रीमेंट कम्स अंडर सेक्शन 2, तो 2 ही होगा। क्लॉज क्या है इसका? ई। सेक्शन तो 2 ही है, क्लॉज क्या है इसका? ई। मैम सेक्शन तो 2 ठीक है, लेकिन क्लॉज ई कैसे याद करेंगे? देखो इसमें डबल ई है, अग्रीमेंट में क्या आता है? डबल ई आता है, और इसका क्लॉज भी क्या है? ई है। दिस इज जस्ट फॉर अ लर्निंग पर्पस। ऐसा नहीं है कि इसका लॉजिक ही यही है, दिस इज जस्ट फॉर अ लर्निंग पर्पस। तो एग्रीमेंट कम्स अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ई, डबल ई है ना, क्लॉज क्या है? ई है। मैम इसमें अब देखो इसमें क्या लिखा है। पहले तो आप आम भाषा में हमने क्या पढ़ा था? एग्रीमेंट का मतलब ऑफर। मैम किसी ने ऑफर किया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, और जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तब वो बन जाता है प्रॉमिस। ये हमने आम भाषा में पढ़ा। देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा। डेफिनेशन में लिखा प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस forming consideration for each other। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? देखो हमने लिखा जब ऑफर एक्सेप्ट होता है वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। और मैंने आपसे कहा था इसीलिए हम अग्रीमेंट को क्या कह सकते हैं? प्रॉमिस। तो अग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस। अब क्या लिखा है? प्रॉमिस, ठीक है, या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस, एक या फिर एक से ज्यादा। और का मतलब और एंड में क्या डिफरेंस है? एंड में क्या होता है? ये भी और ये भी। और का मतलब क्या होता है? या तो ये या तो ये। और लॉ में तो हमें एक एक और एंड भी ध्यान में देना पड़ेगा ना। तो क्या लिखा है देखो, प्रॉमिस और या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस, एक या एक से ज्यादा प्रोमिसेस जो बनाते हैं। फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? क्रिएट करना, बनाना। क्या बनाते हैं मैम? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न। अच्छा, इसीलिए आपने कहा था कि हम इस पे बाद में आएंगे। यस, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस जो हमने प्रॉमिस किया, आपने मुझे हाँ बोला, आपने मुझे प्रॉमिस किया, या एक से ज्यादा प्रॉमिस भी हो सकता है, वही क्या बनाता है? जो आपने मुझे हाँ बोल के जो प्रॉमिस किया, वही क्या बनाता है? समथिंग इन रिटर्न, एक दूसरे के लिए। जो आपने मुझे प्रॉमिस किया, एक या एक से ज्यादा, वही क्या बनाता है? समथिंग इन रिटर्न, जिसको लीगल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? कंसिडरेशन। जिसको हम क्या कहते हैं? कंसिडरेशन, यानी कि समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ देना। वही प्रॉमिस हम एक दूसरे के लिए, फॉर ईच अदर, वो क्या है? कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न है। सो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग, क्रिएट करता है कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए। देखो बच्चों,
सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में ही ऐसा था जिसमें कंसिडरेशन यानी कि समथिंग इन रिटर्न था, बाकी में तो नहीं था ना, सोशल में, डोमेस्टिक में, इसमें तो नहीं था ना। क्यों नहीं था? क्योंकि जरूरी नहीं था। जो हमने एक दूसरे से प्रॉमिस कर दिया ना, वही प्रॉमिस एक दूसरे के लिए क्या था? कंसिडरेशन। एक दूसरे के लिए क्या था? समथिंग इन रिटर्न था। तो जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं या एक से ज्यादा कर रहे हैं, वही बनाता है समथिंग इन रिटर्न। अब मैं बार बार समथिंग रिटर्न नहीं बोलूंगी, अब मैं बोलूंगी कंसिडरेशन। वही बनाता है कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए, वही बनाता है कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट कम्स अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच, जिसमें क्या लिखा है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट 2 क्लॉज ई क्या लिखा है? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। चलिए ऐसा करते हैं, डेफिनेशन बहुत साफ साफ लेटर्स में लिख लो। डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसको जो डाउट है वो बताएंगे। तो बच्चों ये हो गई हमारी डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 तो रहेगा ही क्लॉज एच, हंसते हंसते काम हो जाना, हम कोर्ट की मदद ले सकते हैं। और अग्रीमेंट सेक्शन 2 क्लॉज ई, क्लॉज ई डबल ही है ना, अग्रीमेंट में देखो क्लॉज क्या है इसका? ई है। तो दिस इज जस्ट अ लर्निंग पर्पस कि भाई कैसे हमें याद करना है सेक्शंस। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लॉज एच, एग्रीमेंट सेक्शन 2 क्लॉज ई। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में सब पढ़ेंगे क्या लिखा है? एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट की डेफिनेशन में लिखा है प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। और बच्चों इस कंसिडरेशन वर्ड का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न,
समथिंग इन रिटर्न। तो जो हमने आज एक दूसरे से प्रॉमिस किया है वही प्रॉमिस हम दोनों के लिए क्या है, समथिंग इन रिटर्न है, ठीक है, वही कंसीडरेशन है जो बनता है। तो ये हो गया बच्चों की अब हमें समझ आया कि अग्रीमेंट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एक बार इतनी बातें ना ऐसा करते हैं, हम देख लेते हैं, इतना रिवीजन पहले ही कर लेते हैं हम, ठीक है, इतना रिवीजन पहले कर लेते हैं। तो अग्रीमेंट का मतलब जब किसी पार्टी ने ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, वो बन जाता है अग्रीमेंट। किसी भी तरीके का मैंने आप वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस, और व्हेन ऑफर एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, और इसीलिए एग्रीमेंट को हम प्रॉमिस भी कह सकते हैं। अगर उसी ऑफर एक्सेप्टेंस में लीगल रिलेशनशिप बनाने की इंटेंशन है तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर एक्सेप्टेंस को हम अग्रीमेंट बोल सकते हैं, लीगल रिलेशनशिप बनाने की इंटेंशन को हम एनफोर्सेबिलिटी या फिर एनफोर्सेबल बाय लॉ भी कह सकते हैं। दिस इज अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। कितने टाइप से एग्रीमेंट के मैम? 3 है। सोशल, डोमेस्टिक, बिजनेस। नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, intention to create legal relationship, no enforceability, enforceability, so not contract, this is contract। contract and agreement क्या है? contract and agreement की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अच्छा इससे पहले मैंने आपको एक नोट भी लिखवाया है, और वो नोट क्या है कि दिस इज अ यूजुअल प्रिजम्पशन कि सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते, लेकिन बिजनेस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, और हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। सो कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग, ठीक है। फिर हम डेफिनेशन में आए। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी सेक्शन 2 क्लॉज एच में, जिसमें लिखा गया है एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, और अग्रीमेंट की डेफिनेशन में लिखी गई है प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। चलिए, तो इतनी बातें हमने पढ़ी, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि बच्चों ये ऑफर और एक्सेप्टेंस है, उसके साथ लीगल रिलेशनशिप बनाने की इंटेंशन है, लेकिन खाली यही नहीं, इसके साथ हमें और भी बहुत सारी चीजें चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए। ये तो हमने बेसिक आम भाषा में पढ़ लिया, लेकिन इसके अलावा और क्या चाहिए जिसके कारण से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होगा। और पता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बच्चों एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पता है आपको एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब होता है ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कि जरूरी है और कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। एसेंशियल एलिमेंट्स मींस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी प्रेजेंट इन द टॉपिक। जो भी आप टॉपिक का एसेंशियल एलिमेंट पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी प्रेजेंट इन द टॉपिक, क्योंकि अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो वो वैलिड नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इसको हम कह सकते हैं कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एनफोर्सेबिलिटी। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एनफोर्सेबिलिटी, किसको एनफोर्सेबल करते हैं? अग्रीमेंट को। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। अग्रीमेंट को हम एनफोर्सेबल करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर, यानी कि कोर्ट में जाकर। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी जरूरत है तभी वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो पाएगा, यानी कि तभी वो क्या बन पाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? आज ऐसा करती हूँ, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और यही पॉइंट्स हमारे अलग अलग चैप्टर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। यही पॉइंट्स हमारे अलग अलग चैप्टर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो अभी तक हमने जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा उससे हमें यह समझ आ गया कि जो सबसे पहले हमें जरूरत है कॉन्ट्रैक्ट में होने की, वो क्या है? हमारा अग्रीमेंट, यानी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना ही चाहिए। दूसरी चीज की सबसे ज्यादा क्या जरूरत है हमें? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना ही चाहिए, तो हमने यहां तक पढ़ ही लिया। मैम इसके अलावा और क्या चाहिए? इसके अलावा हमें चाहिए बच्चों कंसीडरेशन। इसके अलावा बच्चों हमें चाहिए कैपेसिटी। एक एक करके हमें डिटेल में डिस्कस करना है कि इनका मतलब क्या है। इसके अलावा चाहिए बच्चों हमें कंसेंट। कंसेंट
यस, कंसेंट मीन्स एक्सेप्टेंस। अभी हम देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें चाहिए लीगैलिटी, इसके अलावा हमें चाहिए सर्टेनिटी, इसके अलावा हमें चाहिए पॉसिबिलिटी, इसके अलावा हमें चाहिए compliances of necessary formalities, compliances of necessary formalities, और इसके अलावा हमें चाहिए कि वो void ना हो, not to be void। ये 10 पॉइंट हमें चाहिए ही चाहिए, एक भी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ये 10 के पॉइंट हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर एक भी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। क्या बात कर रहे हो मैम? यस बेटा, यस। अब देखो मैं क्या लिख रही हूं, ये जो मैंने लिखा है ना, ये 5 पॉइंट, बच्चों क्या है ना, ये हर पॉइंट सेक्शन 10 में नहीं आता। एक्चुअली एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्स अंडर सेक्शन नंबर 10, लेकिन ये जो भी मैंने आपको 10 पॉइंट लिखवाए ना, 10 के 10 सेक्शन 10 में नहीं है, लेकिन ये 10 के 10 इंपॉर्टेंट है। इसमें से 5 ऐसे पॉइंट है विच कम्स अंडर सेक्शन 10, और 5 ऐसे पॉइंट है विच इज एसेंशियल एलिमेंट बट नॉट कम्स अंडर सेक्शन नंबर 10। तो आप ये मान के चलो ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 10 में, बट 10 पॉइंट है, 5 इसके अंदर आते हैं, 5 उसके अंदर नहीं आते, लेकिन 10 के 10 एक भी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो कौन कौन से पॉइंट हमने देख लिए, ये चलिए मैं आपको ऐसा करूंगी, जब हम टॉपिक करेंगे तब मैं आपको कराऊंगी। एग्रीमेंट जरूरी है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप जरूरी है, कंसिडरेशन जरूरी है, कैपेसिटी जरूरी है, कंसेंट जरूरी है, लीगैलिटी जरूरी है, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, कॉम्प्लायंसेस एंड नॉट टू बी वॉइड। ये सब वर्ड्स क्या है, ये इतनी बातें अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए यहां तक जिसको जो डाउट है वो बताएंगे, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।